हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है जीएसटी कलेक्शन के बारे में। जीएसटी कलेक्शन कम हुई है वायरस के चक्कर में और इसके ऊपर हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये भगवान ने किया है, ये जो सारी चीजें हुई है ये हमने नहीं किया है। अब इसके ऊपर जो चिदम्बरम जी है उन्होंने कहा है ये एक्ट ऑफ गॉड है और आप मैसेंजर ऑफ गॉड हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे? ठीक है, अभी के टाइम पे तो वायरस आ गया है, इसके चक्कर में सिचुएशन खराब है, पर पिछले 3 सालों से भी आपने कुछ ऐसा नहीं किया है हमारी इकोनॉमी को संभालने के लिए। आपको क्या लगता है ये जो इकोनॉमी खराब हुई है ये गवर्नमेंट की गंदे स्टेप्स की वजह से हुई है या फिर इस वायरस की वजह से हुई है? मैं एक केस स्टडी का प्लान कर रहा हूं क्योंकि मुझे कल बहुत बुरा लगा। मैंने स्टोरी भी डाली यूट्यूब के ऊपर। मैं खाने के लिए गया हुआ था तो वहां पे देखा मैंने सारे आउटलेट्स बंद थे यार। कितने रुपए का नुकसान हो गया। मतलब मेरे को अभी तक मैं अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था। मैं अपने घर से ऑफिस आ रहा था, ऑफिस से घर जा रहा था, तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे थे। हाँ, मेरे बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। जो इफेक्ट पड़ा मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मान के चलता हूँ बिजनेस के अंदर ऊंचे नीचे आती है, पर वहां जाके तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो मैं एक केस स्टडी बनाऊंगा इसके ऊपर। और साथ में हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को सुनाया है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि एक जगह पे आप आत्मनिर्भर की बात करके चलते हो, एक जगह पे आप मेक इन इंडिया की बात करके चलते हो जहां पे हर एक बंदा इंडियन आगे ग्रो करे, और एक जगह पे जो आप पैकेजेस निकालते हो उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा रख देते हो कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही अप्लाई कर सकती है, छोटी कंपनियां नहीं कर सकती। बेसिकली ये एयरपोर्ट के ऊपर जो अभी अलॉटमेंट हुई है उसके ऊपर बोला गया है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को ही सारा पैकेज मिला है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके हिसाब से छोटी कंपनियां अप्लाई नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने कहा अगर छोटी कंपनियां अप्लाई ही नहीं कर सकती तो फायदा क्या हो गया आत्मनिर्भर होने का। मैं हाई कोर्ट के साथ में उसमें। अगली खबर है टिकटॉक की है। वॉलमार्ट ने ऐसा कहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके टिकटॉक का यूएस वाला बिजनेस खरीद सकता है। और जो ट्रेलर ऐप है उन्होंने कहा है कि हमने एक पार्टनर के साथ में मिलके $20 बिलियन का ऑफर दिया है टिकटॉक के यूएस वाले बिजनेस के लिए। तो अभी सभी चाह रहे हैं टिकटॉक को खरीदने के लिए, देखते हैं कौन ले पाता है। और कुछ टाइम पहले बीबीसी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी टिकटॉक के ऊपर जहां पे उन्होंने उनकी वीडियोस के बारे में बताया कि यहां पे कुछ भी वीडियोस आ रही है, इस चक्कर में टिकटॉक को बैन करना चाहिए। टिकटॉक की तरफ से आया कि ये जो कंटेंट है इसके अंदर कोई बैन करने वाली बात नहीं है। उन्होंने एक चीज का एग्जांपल दिया है कि अगर कोई बंदा खाने वाली जो ब्लीच होती है उसको अपने दांतों पे लगा के अपने दांत गोरे कर रहा है तो ये कोई चीज गलत नहीं है। हमारी ऐप बैन इसके चक्कर में नहीं हो सकती। बेसिकली इन चक्करों में ऐप बैन नहीं हो रही। इंडिया के अंदर भी टिकटॉक बहुत कूड़ा कंटेंट आ रहा था, उसके चक्कर में कुछ नहीं हो रहा था टिकटॉक के साथ में। टिकटॉक जो बंद हुआ है वो हुआ है चाइना के चक्कर में कि वहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। तो अगर कोई बाहर की कंपनी, बड़ी कंपनी उसको खरीद लेती है, पूरा टिकटॉक बिक जाता है और मेजर किसी यूएस कंपनी या फिर मैं कहता हूं इंडियन कंपनी के पास आ जाता है। आएगा नहीं, इंडियन कंपनी इतना पैसा खर्च नहीं करेगी, पर अगर आ जाता है तो टिकटॉक का बैन हटेगा। बाकी ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज टिकटॉक को पीछे पड़ी हुए हाथ धो के कि बस बंद ही करना है। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करके चलूं तो वर्ल्ड बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, जो उनका जो चार्ट निकालते हैं, उसको इन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको डेटा इरेगुलरिटीज दिख रही है। पिछले 2 सालों के अंदर डेटा अजीबो गरीब आ रहा है और हमको उसमें प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई थी लास्ट टाइम जब रिपोर्ट आई थी। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। जापान के पीएम ने रिजाइन दे दिया और उसके चक्कर में मार्केट अच्छे तरीके से नहीं एक्सपेक्ट करी। जब तक ये थे 8 साल इन्होंने रूल किया है और 8 साल के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और अगर मैं सॉफ्ट बैंक की बात करके चलूं, वो $14 बिलियन के अपने स्टेक्स बेच रहा है अपने टेलीकम्युनिकेशन वाले बिजनेस के अंदर। अब उनके पास तकरीबन 40% रह जाएंगे और उन्होंने कहा है ये वाले शेयर हम मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। मतलब उसको अभी नहीं बेचेंगे, बहुत टाइम के बाद बेचेंगे, मतलब जब ये क्राइसिस निकल जाएगी उसके बाद बेचेंगे। अगली खबर अच्छी खबर है। आईएनआर स्ट्रांग हो रहा है, आईएनआर की वैल्यू बढ़ रही है। मेरे साथ शायद थोड़ा सा बुरा हो रहा है क्योंकि मेरी जो पेमेंट आती है ज्यादातर वो यूएस के अंदर आती है, तो मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा कम पैसा मिलेगा। यूट्यूब की बात करके चलूं वो भी डॉलर के अंदर आती है, तो जब कन्वर्ट होगा तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लॉजिकली एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास $50,000 आते हैं एग्जाम्पल के लिए महीने के लिए, और अगर ₹1.5 का भी फर्क पड़ता है ना तो भी ₹75,000 महीने का फर्क पड़ जाता है। ये चीजें छोटी लगती है पर ₹1-1.5 से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगली खबर स्टेट रिफाइनरीज की है। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट रिफाइनरीज चाइना के टैंकर्स का यूज ना करे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो चाइना से ऑयल भी इंपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब चाइना की तो लेने पे लगे हुए सबके सब।
अगली खबर एक गोल्ड लोन वाली कंपनी की है जो कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपया लेके भाग गए हैं। और वो पति पत्नी तो भाग गए, उनके नंबर ऑफ थे, अब उनके बच्चे एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं। तो पैसे मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे ये नहीं पता, पर यार फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। अगली खबर एयर इंडिया की है। एयर इंडिया ने ड्रेस कोड बना दिया है एक तरह से। उन्होंने बोला है बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने और बहुत ज्यादा लूज नहीं पहनने, और भी उन्होंने डिटेल्स बताई है कपड़ों के बारे में। आपके हिसाब से कंपनी के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कई लोग कहते हैं ड्रेस कोड की वजह से सबके सब एक जैसे लगते हैं। अगर सबके सब प्रोफेशनली कपड़े पहन के आते हैं तो प्रोफेशनल कल्चर बन के रहता है, प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। और सबके सब अगर ड्रेस कोड नहीं रखते तो कोई कुछ भी पहन के आ जाता है। मैंने ऐसा देखा है क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले हैं। मैं अपनी बात करके चलूँ, मैं बहुत टाइम से ऑफिस के अंदर चप्पल पहन के आ रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं आ रहा, कोई मीटिंग हो नहीं रही है। चप्पल में कंफर्टेबल रहता हूँ, चप्पल उतार के आराम से चौकड़ी मार के काम कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से ड्रेस कोड हर फील्ड में जरूरी नहीं है। मैं अगर मालिक हूं तो मैं चाहूंगा मेरे एम्प्लॉयज भी मेरी तरह काम कर सके ना। तो मेरे हिसाब से हर चीज में ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट के अंदर बता दो। अगली खबर कोको कोला की है। कोको कोला ने अपने 4000 एम्प्लॉयज को बाय आउट पैकेज दिया है। बेसिकली कहा है वॉलंटरी निकल जाओ, अगर निकल जाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, उनको नहीं निकालने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज बेसिकली। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कोको कोला का प्रॉफिट घटा है वायरस की वजह से। पता नहीं क्यों घटा है, मेरे हिसाब से इतना नहीं घटना चाहिए था, और घटेगा भी तो कंपनी के पास इतना पैसा तो है कि अभी तो वो चला ही सकते हैं। मैं अपनी बात करके चलूँ, मेरा भी प्रॉफिट घटा है, पर मैं ये नहीं कर रहा कि अपने एम्प्लॉयज़ को निकालता चला जाऊँ। प्रॉफिट घटा है ना, तो अभी तक जो कमा के दिया है उन्होंने, तो आज हम गंदे टाइम के अंदर उनकी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। अगली खबर बोइंग की है। बोइंग के सीईओ ने ऐसा कहा है कि हम ब्लैक स्टाफ्स को बढ़ा रहे हैं 20% तक, और हम कुछ मैंडेटरी रखेंगे कि ब्लैक स्टाफ रखना है। तो ये एक तरह से कोटा सिस्टम ही हो गया जो हमारे देश के अंदर चलता हुआ आ रहा है, और मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। अभी ये अगेन आपने अगर किसी को 20% दे दिया, इसका मतलब आप फिर से तो बायसनेस कर रहे हो ना। हमको लगता है कि हम बंटवारा नहीं करते कि भाई लड़का लड़की एक समान, काला गोरा एक समान। एक समान तो एक समान। अगर आपने किसी के हाथ में पावर दे दी, किसी के हाथ में रिजर्वेशन दे दिया, तो उसकी वजह से वो तो सुपीरियर हो गए ना। तो मैं तो इस चीज़ के कभी सपोर्ट में नहीं हूँ। मैंने आपको कई बार बोला है, अगर रिजर्वेशन करनी है तो फाइनेंशियल बेसिस पे इंडिया में, मतलब वो जो चल रही है कॉलेजेस वाली, उसकी बात करके चल रहा हूँ, फाइनेंशियल बेसिस पे चलने वाली है। और जैसे ये कंपनियां हैं, इसके अंदर कोई रूल नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई कैपेबल बंदा है तो कैपेबल है, कोई नहीं है तो नहीं है। इसके अंदर क्या देखना है भाई, ये काला है और कैपेबल नहीं है हम इसको रखेंगे, ये गोरा है और ये कैपेबल है इसको नहीं रखना भाई क्योंकि ये गोरा है। ये तो गलत बात हो गई ना। अगली खबर, आरबीआई गवर्नर ने बैंक्स को बोला है कि जो आजकल कुछ ज्यादा ही रिस्क अवर्जन के पीछे आप जा रहे हो, ये गलत है। लॉन्ग टर्म के अंदर रिस्क अवर्जन का मतलब होता है रिस्क से अपने आप को बचाना, कि भाई कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए चक्कर में आप बड़े स्टेप्स नहीं लेते, आप कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं करते। अगली खबर आईसीआईसीआई बैंक की है। उन्होंने 2% बेच दिए हैं अपने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से। अभी उनके पास तकरीबन 77% शेयर्स बचे हैं, और ये चीज इसलिए उन्होंने करी है क्योंकि रूल आ रखा है वो 75% शेयर्स अब कंपनी के पास होने चाहिए, 25% मार्केट के अंदर होने चाहिए। तो उनके पास पूरा फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर वो धीरे धीरे अपने सारे शेयर्स बेचेंगे। और अगर मैं इंडिया से स्टील के एक्सपोर्ट की बात करके चलूं तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं चाइना की तरफ। मतलब हम चाइना को रिकॉर्ड तोड़ स्टील बेच रहे हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि हम पतंजलि को कोरोनिल यूज करने से नहीं रोक सकते, जिसके बारे में मैंने भी शायद जब मैंने इस न्यूज के बारे में बताया था आपको तो मैंने भी डिस्कस किया था। एक कंपनी है जिन्होंने कहा था ये कोरोनिल हमारा ट्रेडमार्क है बहुत टाइम पहले से, और ये पतंजलि कैसे यूज कर सकता है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी ट्रेडमार्क के अंदर कैटेगरीज होती है, और उन्होंने किसी और कैटेगरी में रजिस्टर करा रखा होगा, शायद इन्होंने किसी और में अपना बिजनेस कर रहे होंगे, तो आपस में इंफ्रिंजमेंट नहीं आ सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। तो अब हम आते हैं एप्पल और एपिक गेम्स वाले जो पंगा चल रहा है उसके ऊपर। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी सपोर्ट किया था एपिक गेम्स के अनरियल इंजन का। उन्होंने कहा था अगर आप अनरियल इंजन बैन करोगे तो हमारी ऐप्स को भी नुकसान होगा। उनकी खुद की ऐप है जो कि iOS और मैक के ऊपर चलती है और वो अनरियल इंजन का यूज करती है। तो उन्होंने कहा भाई अनरियल इंजन को बंद नहीं करना चाहिए। और जो वहां का कोर्ट है, कोर्ट ने भी ये बोला कि आप अनरियल इंजन को बैन नहीं कर सकते, और फोर्टनाइट के बैन के ऊपर
उन्होंने कहा चलो चल रहा है तो चलने दो। तो बेसिकली फोर्टनाइट एप्पल के ऊपर बैन है और उनका डेवलपर अकाउंट भी अब बैन कर दिया गया है, उनका डेवलपर अकाउंट भी रोक दिया गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फेसबुक भी इसी चीज के अंदर आ सकता है, क्योंकि iOS 14 जो आ रहा है उसके अंदर फेसबुक का एड रेवेन्यू घटेगा, फेसबुक जो ट्रैकिंग करता है उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। तो iOS 14 बेसिकली बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। एज अ मार्केटर बता रहा हूं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। iOS 14 आने दो, चीजें ढंग से आने दो, उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बताऊंगा कि इसकी वजह से डिजिटल मार्केटर्स के ऊपर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अब फेसबुक इसके ऊपर आने वाला रीजन बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर यह बताया है कि हम एप्पल को 30% देते हैं। हमने एप्पल वालों को कहा था कि हमारे जो इवेंट्स वाली जो चीजें होती है उसके ऊपर 30% मत लो हमसे, और ये सारा बेनिफिट हम बायर के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, पर एप्पल ने हमारी बात नहीं मानी। तो बेसिकली जो ऑनलाइन इवेंट वाला काम करते हैं फेसबुक के अंदर, उनको इनडायरेक्टली फेसबुक ने बता दिया है कि भाई जो तुम एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो ये एप्पल की वजह से कर रहे हो, एप्पल छोड़ दो। तो देखते हैं ये लड़ाई झगड़ा कितना ज्यादा पहुंचता है। और अगर मैं यूएस और चाइना की लड़ाई की वजह से एप्पल के बारे में बात करके चलूं, तो मैंने आपको बताया था वी चैट वाला पंगा, कि अगर वी चैट बैन होता है एप्पल के अंदर से तो चाइना के अंदर लोग आईफोन नहीं खरीदेंगे, 95% लोग नहीं खरीदेंगे। उसके बाद जो यूएस की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की बॉडी थी, उन्होंने कहा कि चाइना के अंदर वी चैट डाल के वो चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चाइना से ऐसी बात आ रही है, अगर वी चैट को यूएस के अंदर बैन किया तो हम एप्पल को बायकॉट करेंगे चाइना के अंदर। आप मारो हमारा प्लेयर, हम आपका प्लेयर मारेंगे। और अगर मैं एप्पल की इंडियन मार्केट के बारे में बात करके चलूं, तो एप्पल इंडिया के अंदर ऑनलाइन स्टोर खोल सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर। होप फॉर द बेस्ट, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपको कस्टमाइजेबल जो चीज़ें होती है वो मिलेगी। हाँ, कस्टमाइज चीज़ें अभी मिलने शुरू हो गई है, क्योंकि मैं अपना जब मैकबुक लेने के लिए गया था तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बेस जो 16 GB रैम आती है मैं उसको अपग्रेड करा के 3264 तक ले जा सकता हूँ। मैं ग्राफिक कार्ड भी चेंज करा सकता था, पर उसके अंदर 1.5-2 महीने की वेटिंग थी। पर अगर अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर आएगा तो ये वेटिंग शेटिंग सब रुक जाएगी। अगली खबर एक टेस्ला के ईमानदार एम्प्लॉय की है, जिसने $1 मिलियन को रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक रशियन हैकर था, उसने कहा कि ये कोई कोड है, बेसिकली कोई स्क्रिप्ट होगी। उन्होंने कहा कि इस स्क्रिप्ट को उसके सर्वर के अंदर छोड़ दो, और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, और उसने FBI को बता दिया। अब वो बंदा भाग रहा था और पकड़ा गया। और अगर मैं टेस्ला के ओनर एलॉन मस्क की दूसरी कंपनी के बारे में बात करके चलूं, न्यूरालिंक, तो मैंने आपको बताया था कि वो जल्दी ही इसका वर्किंग सैंपल निकालने वाले हैं। उन्होंने दिखाया ये एक सुअर है, इसके अंदर हमने देखो लगा रखा है वाली चिप, और ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी बोला कि आपको नहीं पता, क्या पता ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी लगा रखी हो बहुत टाइम से, क्या पता। बेसिकली एक रूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त मार्केटर है मेरे हिसाब से। और अगली खबर है ट्विटर की। ट्विटर के अंदर जो कॉपी पेस्ट वाले ट्वीट्स होते हैं उसकी रीच कम हो सकती है। तो बेसिकली जो लोग कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डालते थे उनको ज़्यादा रीच नहीं मिलेगी, ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, जो फेक न्यूज़ होती थी, जो फेक ट्रेंडिंग पे लाने वाला सीन होता था, उसके ऊपर भी इससे इफेक्ट पड़ेगा। लोग क्या करते थे, बना बनाया हैशटैग होता था, बना बनाया कंटेंट होता था, सबको बल्क में बेचते थे और सबके सब इकट्ठे पोस्ट करते थे, इस चक्कर में चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती थी। अब वो वाली चीज़ें शायद रुक जाएगी। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। और भाई अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता लग गया होगा, कल मेरा टेड इवेंट है, तो टेड में अपन को बुला लिया गया है। तो कल इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊँगा उनके साथ में। बेसिकली उन्होंने स्काइप वाइप पे कुछ कर रहे हैं या फिर जूम पे करेंगे, और जाओ उनके उसके ऊपर इंस्टाग्राम वाले हैंडल के अंदर, वहाँ से रजिस्टर कर लो। कल लाइव मिलते हैं। अगर लाइव नहीं मिल पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखूँगा और मैं वो वाली सेम वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। डोंट वरी, कंटेंट मिल रहा है कहीं ना कहीं से। अगर टाइम मिलता है तो आप वहाँ पे लाइव पे भी जुड़ सकते हो और डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे को मज़ा तभी आता है जब 2 वे इंटरेक्शन होता है। मेरा अगर कॉन्फिडेंस 100% है तो ज़्यादा ऑडियंस देख के वो 1000% तक आ जाता है। मतलब बहुत बढ़ जाता है मेरा कॉन्फिडेंस। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देती है ना मेरे को, उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा आता है काम करने में। जब वो बंदे कम दिखते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आता।